नमस्कार, वंस अगेन वेलकम है आप सभी का। देखिए बच्चों, इस वीडियो में अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली जो यूनिट है, धारा विद्युतिकी वाली जो इकाई है, उस इकाई को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो मेन बातें हैं जो अपने को ध्यान में रहनी चाहिए, वो सारी बातें इस वीडियो में होंगी। मतलब वन शॉट वीडियो है ये, एक वीडियो में सारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में अपन करंट का टॉपिक डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जिसे अपन कहते हैं विद्युत धारा। क्या होती है? विद्युत धारा होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आवेश के प्रवाह की दर को अपन विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर? अब विद्युत धारा में अपन सबसे पहले देखते हैं एवरेज करंट। कौन सी करंट? एवरेज करंट, औसत धारा। तो औसत धारा क्या होती है? एवरेज करंट क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, ये होता है एवरेज करंट। राइट। अब अपन इसमें बात करें तात्क्षणिक धारा, इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, तात्क्षणिक धारा। ये क्या होती है कि कोई भी पर्टिकुलर टाइम पर किसी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, मतलब किसी समय विशेष पर जो धारा होती है, उस धारा को अपन तात्क्षणिक धारा कहते हैं। किसी पर्टिकुलर टाइम पर कितना करंट है उसे अपन तात्क्षणिक धारा कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है dq/dt। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पर आते हैं। अब देखिए, अगर Q जो है रेट ऑफ फ्लो, आवेश का प्रवाह कांस्टेंट है, मतलब बदल नहीं रहा, चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब इंग्लिश में बोले तो फ्लो ऑफ चार्ज। क्या? फ्लो ऑफ चार्ज क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज कांस्टेंट है। तो उस सिचुएशन में जैसे चार्ज कांस्टेंट है, वो कितना है? क्यों है? तो टी समय पर धारा कितनी? करंट ऑन टाइम टी क्या हो जाएगा? Q/T, यानी चार्ज, आवेश और समय, ये हो जाएगा अपने पास करंट। क्लियर है? तो करंट से रिलेटेड ये फैक्ट है अपने पास, जो कि फॉर्मूलाज अपने को ध्यान में रहने चाहिए। साथ में इसका SI यूनिट क्या होता है? सभी को पता है, आई होप। SI यूनिट होता है एम्पियर। राइट है? ठीक है। डायमेंशन क्या हो जाएगा? वीमा डायमेंशन। इसका डायमेंशन इस प्रकार से होगा। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर या स्केलर? हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब अदिश राशि। क्लियर? मात्रक, और ये वीमा, और ये क्वांटिटी कैसी है? स्केलर है, यानी अदिश राशि है। ठीक है। इसके बाद में इसमें आते हैं करंट कैरियर का टॉपिक। एक टॉपिक आता है करंट कैरियर, जिसे अपन चार्ज कैरियर भी बोल सकते हैं। धारावाहक, हिंदी में बोलते हैं धारावाहक। मतलब क्या होता है? आप वीडियो को एक काम करो, कंप्लीट देखना, सारी बातें ओनली इम्पोर्टेंट बातें हैं। ठीक है। तो करंट कैरियर, धारावाहक क्या होते हैं? जो करंट को, जिनके कारण मटेरियल में करंट फ्लो होता है, उसे अपन करंट कैरियर कहते हैं। अब जैसे बात करें कंडक्टर्स की बात करें, यानी चालकों की बात करें, तो चालकों में जो करंट कैरियर होते हैं, धारावाहक होते हैं, वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, यहीं पे अगर अपन बात कर लें सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स यानी अर्धचालक। किसकी बात कर रहे हैं अपन? अर्धचालक की। तो अर्धचालक में जो करंट कैरियर होते हैं, वो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, साथ में होल्स होते हैं। ये दोनों करंट कैरियर अपने पास होते हैं। यहीं पे अगर अपन बात करें किसी अपघटय की, इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट यानी अपघटय की, तो अपघटय में जो अपने पास करंट कैरियर होते हैं, वो होते हैं धनायन और ऋणायन। धनायन एंड ऋणायन, मतलब
पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन होते हैं अपने पास इलेक्ट्रोलाइट में। तो करंट कैरियर भी अपने को ध्यान में रखने हैं, जिनके कारण करंट फ्लो होता है उसे अपन करंट कैरियर कहते हैं। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होते हैं, एंड इलेक्ट्रोलाइट में धनायन व ऋणायन होते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक स्पेशल मतलब अपन कहें प्रॉपर्टी है कि ये जो होता है ना इलेक्ट्रिक करंट, यह मतलब धारा किस पर डिपेंड नहीं करता। यह धारा जो होती है यह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। किस पर? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती। इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में ये क्या हो जाएगा? इट डज नॉट डिपेंड ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर है इतनी बात है? ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड क्यों नहीं करती, कैसे नहीं करती, इसके बारे में मैंने बताया था। ओके, चलिए नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक आता है वो है अपना करंट डेंसिटी। कौन सा है? करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक करंट डेंसिटी, मतलब इसे बोलते हैं अपन धारा घनत्व। क्या बोलते हैं? धारा घनत्व। क्या होता है? ये होता है, जैसे इसको अपन J से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात तो ये होता है I/A, करंट पर यूनिट एरिया। एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कितनी धारा है वह करंट डेंसिटी कहलाता है। क्लियर है? क्या कहलाता है? करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व कहलाता है। ओके, यह बिंदु पर, यह बिंदु पर परिभाषित होता है, एक पॉइंट पर। ठीक है, बिंदु पर डिफाइन होता है, डिफाइन मतलब परिभाषित होता है। इट डिफाइन ऑन अ पॉइंट। ठीक है, तो जैसे धारा घनत्व निकालना होगा तो किसी पॉइंट पर निकालेंगे। यह जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन किधर होती है? इसकी जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, ई की दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ ई, ई की दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ ई, इन द डायरेक्शन ऑफ ई। इंग्लिश की बात कर ली अपन ने। ठीक है, J इज इक्वल टू I/A। यहीं पे जैसे अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू J वेक्टर डॉट A वेक्टर, यानी जो करंट होता है वो करंट डेंसिटी और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का डॉट गुणनफल होता है, बिंदु गुणनफल। इसको अपन JA cos थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी बातें? चलिए, ये कब है? जब करंट यूनिफॉर्म है, करंट एक समान है। अब समझो कि जैसे करंट अलग अलग हो तो अपन इंटीग्रेशन कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? J वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ये हो जाएगा करंट। क्लियर है? तो करंट डेंसिटी के फॉर्म में धारा घनत्व के टर्म में, पदों में अपने पास इलेक्ट्रिक करंट इस प्रकार से होगा। ये करंट डेंसिटी को लेकर अपन ने बात की। J इज इक्वल टू I/A, बिंदु पर डिफाइन होती है। ठीक है, ये तो चलो इतना काम की बात नहीं है, लेकिन ये काम की है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। इसकी डायरेक्शन किधर होती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस डायरेक्शन में। क्लियर है इतनी बात है? चलिए, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक करंट की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। अब आप ये बोलोगे सर इसकी डायरेक्शन है मतलब ये सदिश राशि होनी चाहिए, बट नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। इट डज नॉट ओबे वेक्टर एडिशन रूल, दैट्स वाई इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए यह अदिश राशि होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो दिशा होती है वो आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के बहने के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के बहने के विपरीत होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बहने के विपरीत होती है, मतलब ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अपने पास इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। इसी को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्लस के बहने की दिशा में, प्लस के बहने की दिशा में, बहने की दिशा में, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ प्लस, इन द
डायरेक्शन ऑफ प्लस, मतलब प्लस की दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ प्लस, मतलब पॉजिटिव जो चार्ज है ना उसकी तो डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक करंट, और नेगेटिव के अपोजिट होगी। ये मैंने बताया था कैसे होती है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। तो इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी की बात अपन ने कर ली। अब अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसे अपन बोलते हैं अपवाह वेग। क्या बोलते हैं हिंदी में? अपवाह वेग। अपवाह वेग क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ये होता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो है, उन इलेक्ट्रॉनों का जो एवरेज वेलोसिटी होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है, उसे अपन कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या? बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, औसत एक समान वेग क्या कहलाता है? अपवाह वेग कहलाता है। तो ये जो फॉर्मूला अपने पास आता है वीडी वेक्टर, ये आता है माइनस ई टो अपॉन एम। ये माइनस आता है डायरेक्शन के कारण, क्योंकि जैसे अगर बात करें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन अलग होती है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी डायरेक्शन अलग होती है, मतलब दोनों अपोजिट होते हैं। क्लियर? इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आता है अपने पास। तो वी डी इज इक्वल टू माइनस ई टो अपॉन एम, ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगर मैं यहीं पे बात कर लूँ ड्रिफ्ट स्पीड की, तो जब ड्रिफ्ट स्पीड की बात करूँगा ना तब अपने पास ये जो माइनस है ये नहीं आएगा, क्योंकि स्पीड का मतलब हो गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी का क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, यानी वेग का परिमाण हो गया ड्रिफ्ट स्पीड, यानी अपवाह चाल। क्या हो गया? अपवाह चाल। क्लियर है? इतनी बात है, ठीक है। अच्छा, तो ड्रिफ्ट स्पीड हो गई। यहीं पे जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, कोई भी अगर जैसे चार्ज होता, फोर चार्ज क्यों, ठीक है, कोई आवेश है, आवेश के लिए, आवेश क्यों के लिए, अब अपने पास अपवाह चाल क्या हो जाएगा? वी डी ड्रिफ्ट स्पीड हो जाएगा क्यू ई टो अपॉन एम। क्लियर है? अच्छा, वेग क्या हो जाएगा? अब ऐसे वेक्टर लगा दूंगा। अब मैंने क्यों लिया है? क्यों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इस आधार पर अपने पास फॉर्मूला ड्रिफ्ट स्पीड का या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये बनेगा। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट अपन बात करें तो ये अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी था। अब अपने पास टॉपिक आता है इसमें मोबिलिटी। क्या आता है? मोबिलिटी। हिंदी में बोलते हैं इसे गतिशीलता। क्या बोलते हैं? गतिशीलता। मोबिलिटी जिसे अपन म्यू से प्रदर्शित करते हैं, फॉर्मूला होता है वी डी अपॉन ई, मतलब पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉनों का कितना अपवाह चाल है उसे अपन गतिशीलता कहते हैं। एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह चाल गतिशीलता कहलाता है। पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। इसे अपन क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन कितना गति के साथ में, कितना मोशन के साथ में मूव कर रहा है, उसे अपन गतिशीलता कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आए आपसे कि बताओ इसका मात्रक क्या होगा, वीमा क्या होगा, तो आप बता सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी मात्रक और वीमा की बात करें तो आप बता सकते हो क्या होगा, ए एम्पियर होगा, और ये इसका क्या होगा भाई? मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आप इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हो, सिमिलरली आप इसकी भी निकाल सकते हो। क्लियर है? चलिए, गतिशीलता हो गया। गतिशीलता के बाद में अब अपन जैसे ये टो क्या है? टो अपने पास रिलैक्सेशन टाइम है। क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, मतलब विश्रांति काल है। क्या है? विश्रांति काल। क्या है ये? ये है अपने पास दो लगातार टक्करों के मध्य औसत समय अंतराल, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ये होता है अपने पास विश्रांति काल। किन के बीच में कोलिजन? इलेक्ट्रॉन की प्लस के साथ में, या अपन कहें इलेक्ट्रॉन की लैटिस के साथ में, इलेक्ट्रॉन की जालक के साथ में जो कोलिजन होता है, टक्कर होती है, उसमें जो समय लगता है एवरेज, उसे अपन रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। क्लियर? चलिए, ये मोबिलिटी हो गया, रिलैक्सेशन टाइम की बात कर ली। अब इसमें अपने पास टॉपिक आता है एक रिलेशन का, संबंध आता है अपने पास एक, और ये काम का रिलेशन है। इसमें अपन
I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये रिलेशन निकालते हैं जहाँ पे n जो होता है ये अपने पास क्या होता है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n होता है। तो I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये एक रिलेशन निकालते हैं अपन, ठीक है। अच्छा चलिए, ये रिलेशन काम का है क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन अपने पास आते हैं, उनको सोल्व करना होता है। ओके, अब करेंगे अपन ओम्स लॉ। सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं, जो बातें अपने को ध्यान रखनी चाहिए वो बातें अपन ध्यान रखने हैं। ओके, चलिए अब आता है अपने पास ओम्स लॉ। ओम का नियम देखिए क्या है ये, अपन मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, फिर ओम्स लॉ को डिफाइन करते हैं। ओम्स लॉ आप पहले से पढ़ के आ रहे हो, वैसे आपने यह नियम क्लास 10th में भी पढ़ा है और 12th में तो पढ़ ही लिया, ठीक है। क्या होता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ, ओम का नियम है कि जो कोई चालक है उस चालक के सिरों पर अगर विभवांतर लगाते हैं तो वो जो विभवांतर होता है वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर, ये होता है अपने पास। अच्छा, ओम का नियम ये होता है V इज प्रोपोर्शनल टू I। जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है जिसे अपन क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, यानी R इज इक्वल टू हो जाता है V अपॉन I। ये अपने पास ओम के नियम का जो फॉर्म होता है ये मैक्रोस्कोपिक फॉर्म होता है। कौन सा? मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, मतलब स्थूल रूप होता है। आपको अगर पूछे कि ओम के नियम का स्थूल रूप यानी मैक्रोस्कोपिक फॉर्म कौन सा होगा, देन आप बताना R इज इक्वल टू V अपॉन I। और अगर J इज इक्वल टू सिग्मा E है, ये होता है J इज इक्वल टू सिग्मा E। करंट डेंसिटी जो होता है ये अपने पास सिग्मा E होता है। सिग्मा मतलब चालकता और E जो होता है ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये जो होता है ना ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म मतलब सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म रूप। आपको बोले कि ओम के नियम का सूक्ष्म रूप क्या होगा, देन आप बोलोगे J इज इक्वल टू सिग्मा E। अब यहाँ पे जैसे कि बात करें जो R होता है इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका जो यूनिट है वो यूनिट अपने पास होता है ओम। डायमेंशन आप खुद निकालना है इसकी, ठीक है। चलिए, तो यूनिट क्या होता है इसका, ओम, और ये SI यूनिट है। कौन सा यूनिट है? SI यूनिट। अब देखो एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, जैसे कि ये V है और ये क्या है, I। अब इनके बीच में कैसा रिलेशन है? प्रोपोर्शनल का मतलब ग्राफ ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे अगर tan थीटा निकाले, क्या निकाले? tan थीटा क्या होगा? V अपॉन I होगा भाई, लंब बटे हुए आधार होगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो V अपॉन I क्या होता है? R। तो मतलब अगर बात करें VI ग्राफ दे रखा है तो उसमें रेजिस्टेंस जो होगा ना वो वहाँ पे क्या होगा? tan थीटा होगा, मतलब ढाल होगा इसकी। क्या होगा? ढाल, यानी स्लोप होगा, ठीक है। अच्छा, यहीं पे ये ग्राफ होता I और V के बीच में, I और V के बीच में, और ये थीटा दे रखा है। तो अब अगर tan थीटा निकालें तो ये क्या होगा? I अपॉन V, यानी लंब बटे हुए आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। I अपॉन V क्या होगा? 1 अपॉन R। तो इस सिचुएशन में आपका जो tan थीटा आ रहा है वो रेजिस्टेंस का इन्वर्स आएगा। क्लियर है इतनी बातें? तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, दो ग्राफ दे देता है, दो ग्राफ देने के बाद में अपने को पूछता है किसका रेजिस्टेंस, किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। अच्छा, जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस जैसे अपन प्रतिरोध बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। यह जो होता है इसका फॉर्मूला आता है अपने पास R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। ये ओम के नियम से बात की, वैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये क्या है कि जैसे कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर की लेंथ अपने को गिवन है L,
और उसका एरिया ए है, तो जो आर होता है रेजिस्टेंस वो उस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, और जो एरिया है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया उसके व्युत्क्रमानुपाती आता है। जब दोनों को मिलाते हैं तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए आता है। यहाँ पे जो रो होता है ना, रो, इसे बोलते हैं अपन रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी, यानी प्रतिरोधकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। क्लियर? चलिए, अब जो रेजिस्टेंस होता है चालक, इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात करते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। देखिए, रेजिस्टेंस जो है इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात करें तो अपने पास एक फॉर्मूला आता है कि T डिग्री सेल्सियस पर अगर टेम्परेचर की बात करें तो RT इज इक्वल टू होता है R नोड 1 प्लस अल्फा T। जो चालक होते हैं, चालक, कंडक्टर की बात करें तो जो अल्फा होता है इसे अपन बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। जो अल्फा होता है मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट, कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है। अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव। और अगर बात करें सेमी कंडक्टर की, किसकी बात करें? सेमी कंडक्टर की, यानी अर्धचालक की बात करें अपन, किसकी बात करें? अर्धचालक की, तो इसके लिए अल्फा अपने पास नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। यहीं पे अपने पास होता नॉन कंडक्टर यानी कुचालक की अपन बात करें, किसकी बात करें? कुचालक, तो उसके लिए अल्फा होता है 0। क्या होता है? 0। अब देखिए, अल्फा पॉजिटिव है फॉर कंडक्टर्स यानी चालक के लिए अल्फा पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो अपने पास ये वैल्यू बढ़ेगी। ये वैल्यू बढ़ने के कारण यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा। मतलब अगर तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तापमान बढ़ेगा तो अल्फा टी बढ़ेगा, और अल्फा टी बढ़ेगा तो मतलब क्या होगा? प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर? सेमीकंडक्टर की अगर बात करूं, अर्धचालकों की, तो उसके लिए अल्फा नेगेटिव होता है। अल्फा नेगेटिव है तो तापमान बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, मतलब नेगेटिव में वैल्यू ज़्यादा घटेगी तो मतलब क्या होगा? रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज होगा। अच्छा, नॉन कंडक्टर की बात करूं तो अल्फा का वैल्यू 0 है। अल्फा का वैल्यू 0 है तो तापमान पर डिपेंड ही नहीं करेगा। डज नॉट डिपेंड, क्या? नॉट डिपेंड मतलब निर्भर नहीं करेगा कुचालकों के लिए। तो यहाँ से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपने पास आ जाता है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। क्लियर? अच्छा, चलिए अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रतिरोधकता की। टॉपिक आता अपने पास प्रतिरोधकता, टॉपिक का नाम है प्रतिरोधकता यानी रजिस्टिविटी। क्या है? रजिस्टिविटी। क्या है प्रतिरोधकता? जो कंडक्टिविटी है उसका उल्टा, कंडक्टिविटी का व्युत्क्रम यानी चालकता का उल्टा, चालकता का व्युत्क्रम प्रतिरोधकता कहलाती है। इसका जो फॉर्मूला अपने पास जैसे कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो रो एल अपॉन ए आया तो रो इज इक्वल टू कितना हो गया? R A अपॉन एल हो गया। ये अपने पास रजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब अगर इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट इसका क्या आ जाएगा? ओम इंटू मीटर। इसका ओम, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? ओम इंटू मीटर। चलिए, तो ये प्रतिरोधकता का फॉर्मूला हो गया। रजिस्टिविटी जो है, जो रेजिस्टेंस है वो एल और ए पर डिपेंड कर रहा है, जबकि जो रजिस्टिविटी है रो, यह एल व ई पर निर्भर नहीं करता। एल व ई पर निर्भर नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है रजिस्टिविटी। क्लियर है इतनी बातें? चलिए, तो प्रतिरोधकता के मात्रक की बात कर ली, प्रतिरोधक के सूत्र की बात कर ली, और प्रतिरोधकता के लिए एक विशेष बात कि यह एल व ए पर डिपेंड नहीं करता। अगर एल व ए को चेंज करें तो रजिस्टिविटी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। यह है इसका मतलब। यह जो होता है यह आंतरिक गुण है, यह पदार्थ का आंतरिक गुण है। इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्या है? इंटरनल प्रॉपर्टी है यानी यांत्रिक गुण है यह। क्लियर है इतनी बातें? अच्छा, प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोधकता हो गई। अब अपन बात कर लेते हैं इसी में
रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन की मतलब प्रतिरोध जो हैं, प्रतिरोध उनके संयोजन की बात करें, यानी प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन। तो दो प्रकार से कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज यानी श्रेणी क्रम, ठीक है, एक होता है अपने पास पैरेलल, पैरेलल यानी समांतर क्रम। एक कॉम्बिनेशन, एक संयोजन होता है श्रेणी क्रम, कैसा, श्रेणी क्रम, और एक होता है अपने पास समांतर क्रम, कैसा क्रम, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम की बात करें सबसे पहले किसकी बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन की, सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन है, इस श्रेणी क्रम संयोजन में जो करंट होता है, धारा, इसका वैल्यू क्या रहता है, समान रहता है, मतलब सेम रहता है, क्या रहता है, सेम। सभी रेजिस्टेंस के जो बात करें अपन, कोई भी रेजिस्टेंस जैसे उनको अपन ने सीरीज में जोड़ रखा है तो उन पर जो करंट होगा वो सेम रहेगा, जबकि V जो होगा ये क्या रहेगा अपने पास, असमान रहेगा, क्या रहेगा, असमान मतलब डिफरेंट, क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बात करें तो ऐसे ही एक रेजिस्टेंस होता है, फिर यहाँ पे एक दूसरा रेजिस्टेंस अपन जोड़ देते हैं, फिर तीसरा, इस प्रकार से जुड़े होते हैं। यहाँ पे एक सेल से अपन इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ये करंट I है तो सभी में करंट I रहेगा, ये I निकल जाएगा, यहाँ पे टोटल V है। यहाँ पे जैसे V1 पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3, ये R1 होगा, ये R2 होगा और ये R3, ठीक है। ये V1 विभवांतर, V2 विभवांतर और V3 विभवांतर। इसके लिए अपन जैसे बात करें तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि अपने पास क्या आता है, R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN, क्लियर। ये होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा अपन बात करें पैरेलल यानी समांतर क्रम संयोजन की, किसकी बात करें, समांतर क्रम संयोजन की। तो समांतर क्रम संयोजन जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की अपन बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे एक रेजिस्टेंस ये होता है, इसके नीचे एक दूसरा रेजिस्टेंस होता है, फिर तीसरा रेजिस्टेंस होता है, इस प्रकार से जुड़े होते हैं। ये अपने पास एक सेल से, एक बैटरी से जुड़े होते हैं। ये R1 गिवन है, ये R2 गिवन है, ये R3 गिवन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये V है तो सभी पर ये V ही रहता है, यहाँ पर भी V ही रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर भी V और यहाँ पर भी V। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर जो होता है वो सेम रहता है। ये R3 है और पोटेंशियल V है, ठीक है। चलिए करंट की बात करें तो जैसे करंट यहाँ पे आई गया और यहाँ पे ये संधि बिंदु बन गया, जंक्शन पॉइंट, इसलिए करंट का वैल्यू अलग अलग हो गया। जैसे यहाँ पे I1 हो गया, यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3। ओके, तो हम कहें समांतर क्रम जो संयोजन होता है, इस संयोजन में जो V होता है ये तो रहता है समान यानी सेम। अच्छा, और जो I होता है ये क्या रहता है, डिफरेंट यानी अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग, असमान, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए भी अपन क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और R इक्विवेलेंट अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कितना आता है, ये इस प्रकार से आता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और भी अगर रेजिस्टेंस है तो उसको अपन इस प्रकार से जोड़ते जाते हैं। ये होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात क्लियर है इतनी बातें? तो सारे पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं। जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो के बाद में आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओनली इसी को रिवाइज करना है और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। चलिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर ली अपन ने और पैरेलल कॉम्बिनेशन की अपन ने बात कर ली। अच्छा, अब अपन कार्बन कलर कोडिंग की बात करेंगे, कार्बन रेजिस्टेंस की। और क्या है ये, इसकी बात करें। देखिए, कार्बन कलर कोडिंग। अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आता है, कार्बन कलर कोडिंग। कार्बन कलर कोडिंग, कार्बन वर्ण कोड। कार्बन वर्ण कोड मतलब कार्बन जो रजिस्टर होते हैं जो कि हाई वैल्यू रेजिस्टेंस होते हैं, क्या हाई वैल्यू
रेजिस्टेंस, उच्च मान के प्रतिरोध होते हैं, ठीक है, उच्च मान के प्रतिरोध, उच्च मान के प्रतिरोध होते हैं। इसका जो फॉर्मूला अपने पास आता है, डायरेक्ट मैं बात करूं तो ये होता है AB गुणा C प्लस माइनस D परसेंटेज होता है। 4 पट्टियां इसमें होती हैं, 4 पट्टियां, कम से कम 3 पट्टी तो यहाँ पे होती है, 3 पट्टी तो होती है, 3 पट्टी तो नेसेसरी है। क्या है? नेसेसरी, ज़रूरी है। 4 पट्टियाँ होती है इन जनरल, सामान्यतः 4 स्ट्रिप, मतलब इन जनरल 4 स्ट्रिप, मतलब इट कंसिस्ट 4 स्ट्रिप, 4 पट्टियाँ होती हैं। कितनी? 4 पट्टियाँ। अच्छा, और वैसे 3 पट्टी की ज़रूरत है, 3 स्ट्रिप तो होनी ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो किस प्रकार से बनता है उसकी बात करें। फॉर्मूला तो हो गया, अब इसमें AB C ये क्या चीज़ है? तो AB जो होता है, C जो होता है, C तो होता है पावर ऑफ 10। क्या होता है? पावर ऑफ 10, 10 का गुणांक होता है। जैसे 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 की पावर 9 तक होता है ये। और जो AB है ये 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इस प्रकार से ये होता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। चलिए, अब ये अपने पास एक कोड है जो कि पट्टियों पर अलग अलग कलर होंगे उसके अनुसार आएंगे। जैसे पट्टियों पर कलर क्या क्या हो सकते हैं? जैसे ब्लैक कलर हो सकता है, फिर अपने पास ब्राउन कलर हो सकता है, फिर अपने पास रेड कलर हो सकता है, एक कलर हो सकता है अपने पास ऑरेंज, येलो कलर हो सकता है, ग्रीन कलर हो सकता है, ब्लू कलर हो सकता है, वॉयलेट कलर हो सकता है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, सॉरी, वॉयलेट ग्रे कलर हो सकता है, वाइट कलर हो सकता है। टोटल 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज़्यादा हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होंगे टोटल, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये ट्रिक होती है ना। इस ट्रिक के आधार पर अपन ये कोड लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पट्टी D होती है, D पट्टी, इसको अपन बोलते हैं टॉलरेंस। क्या बोलते हैं? टॉलरेंस, यानी सहनशीलता, या अपन कहें इसको त्रुटि भी बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? त्रुटि, यानी एरर। परसेंटेज में होती है, इसकी वैल्यू ±5 होती है, ±10 या ±20। ±5 ये अपने पास होती है जब गोल्ड पट्टी दे रखी है। D वाली पट्टी किस प्रकार की दे रखी है? गोल्ड, यानी स्वर्ण पट्टी दे रखी है, उस केस में ±5 होगा। अच्छा, ±10 कब होगा? जब अपने पास सिल्वर पट्टी दे रखी हो। कैसी पट्टी? सिल्वर, यानी चांदी कलर की पट्टी। ±20 कब होगा? तो +-20 होगा जब कोई भी कलर नहीं दे रखा, नो कलर, तब उस केस में अपन +-20 लिखते हैं। तो ये अपने पास पट्टी D होती है, क्लियर। ये AB एंड C, तो AB की वैल्यू 0 1 2 9 तक, C 10 की पावर होता है ऐसे, और ये जो कलर होंगे उस आधार पर अपन ये कोड लिखते हैं। इस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन भी कराए थे आपको जब ये टॉपिक करवाया था तब। अच्छा, ये हो गया अपने पास कार्बन कलर कोडिंग। इसका सीधा सा कंसेप्ट यही है, ये फॉर्मूला है इसमें जो कि काम का है। अब अपन बात करते हैं सेल की। टॉपिक आता अपने पास सेल क्या होता है? सेल जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे अपन क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल में क्या होता है? 2 प्लेट होती है। क्या होता है? 2 प्लेट होती है। एक प्लेट पे प्लस आ जाता है और एक प्लेट पे माइनस आ जाता है, राइट। और ये एक विद्युत अपघटय के विलयन में डूबी होती है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में ये डूबी होती है, ठीक है, इमर्ज्ड होती है।
अच्छा, फिर जैसे कि यहाँ पे तार निकले होते हैं वायर, इनको कनेक्ट कर दें तो यहाँ पे करंट फ्लो होने लगती है, एक पे प्लस आ जाता है और एक पे माइनस, इसे अपन सेल कहते हैं। क्या होता है, केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पे जैसे इसके सिंबल की बात करें, किसकी बात करें, सिंबल की यानी प्रतीक की। इसका सिंबल क्या होगा, तो इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है अपने पास। ये होता है अपने पास ई, जिसे अपन EMF बोलते हैं, और यहाँ पे एक R होता है जिसे अपन आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे अपन 3 टर्म डिफाइन करते हैं। एक तो होता है EMF यानी विद्युत वाहक बल, हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। क्या होता है EMF, उसकी बात करें तो जो EMF होता है अपने पास विद्युत वाहक बल, जब सर्किट जो है अपने पास, सर्किट, ये मतलब सेल की बात कर लें, सर्किट की जगह सेल की, सेल जो है ये ओपन सर्किट में है, किसमें, ओपन सर्किट में, यानी खुले परिपथ में है, किसमें, खुले परिपथ में। तो उस सिचुएशन में दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे अपन कहते हैं EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल। तो जब सेल खुले परिपथ में है, किस परिपथ में है, खुले परिपथ में, तब देन इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर, सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर, इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर जो होता है उसे अपन कहते हैं क्या, EMF, यानी देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर है इतनी बात है, उसे अपन EMF कहते हैं। मतलब ओपन है, सेल से कोई करंट नहीं ले रहे हैं, उस सिचुएशन में जो भी इसकी पावर होगी, जो भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पावर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वो EMF होगा। सेकंड आता है यहाँ पे TPD यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे अपन V से रिप्रेजेंट करते हैं। जब सेल अपने पास क्लोज्ड है, क्या है, क्लोज्ड, उस सिचुएशन में जैसे कि ये है और ये अपने पास सेल है, ये क्लोज कर दिया अपन ने एक रेजिस्टेंस से जोड़ के, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ से करंट आ रही है इसमें। तो उस सिचुएशन में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये अपने पास क्या कहलाएगा, TPD कहलाएगा। क्या कहलाएगा, TPD यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा ये, V = IR। क्लियर है। अच्छा, थर्ड आता है यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसे, आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, इसका होता क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, जो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट दे रहा है, क्या, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, उसे अपन कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल जो है, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब उसका जो रेजिस्टेंस है, ये जो अपघट है, ये कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, इसे अपन कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। क्लियर है। तो सेल को लेकर ये 3 बातें अपने को ध्यान रखनी है कि EMF क्या होता है, TPD क्या होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। ये सारी बातें मैंने डिटेल में समझा रखी है। अब मैं एक तरह से इनको क्या कर रहा हूँ कि यार 1 शॉट के अंदर बता रहा हूँ। तो 1 शॉट के अंदर क्या होगा कि थोड़ा स्पीड चलेंगे, मेन बातों पर अपन फोकस करते हैं। एक तरह से ये आपका रिवीजन है। क्या है, रिवीजन। अच्छा, चलिए, तो 2 टॉपिकों की अपन ने बात की, एक तो सेल की बात की और एक अपन ने कार्बन कलर कोड की बात की। तो सेल के अंदर अपन ने E, V और R की बात कर ली, स्मॉल r की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेल इक्वेशन की। किसकी, सेल इक्वेशन की। जब सेल बंद परिपथ में है, क्या है, सेल बंद परिपथ में है, बंद परिपथ में है, बंद परिपथ में है। व्हेन सेल इज इन क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड है, क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, क्लोज्ड होने का मतलब हो गया कि जैसे ये अपने पास एक सेल है और इसके जो दोनों जो यहाँ से अपने पास तार निकले हुए थे उसको अपन ने एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, तो क्लोज हो गया। और सेल से अगर धारा ले रहे हैं तो उस सिचुएशन में I का वैल्यू क्या होगा उसकी बात करें। अगर
जो सेल है इसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो I का वैल्यू कितना होगा? आप बोलोगे V/R, और V कितना है? E, और R कितना टोटल? एक तो कैपिटल R है और एक स्मॉल r है, ये तो हो जाएगा करंट यहाँ पे। क्लियर है इतनी बात है? ठीक है। मैं पूछूं बताओ V कितना होगा? TPD, ये होगा यहाँ से I करंट है, मतलब IR होगा। अच्छा, थर्ड मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है विभव पतन बताओ, विभव पतन इन सेल, सेल में विभव पतन, पोटेंशियल ड्रॉप इन सेल, मतलब सेल के अंदर यानी इलेक्ट्रोलाइट में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस है इसलिए विभव पतन होगा जो कि कितना होगा? IR। फोर्थ अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं सेल इक्वेशन की, यानी सेल समीकरण की। सेल समीकरण की बात करें तो यहाँ पे अपन क्या ले लेते हैं? पहले E इज ग्रेटर देन V, फर्स्ट सिचुएशन है। इस सिचुएशन को अपन बोलते हैं डिस्चार्जिंग केस। कौन सा केस बोलते हैं? डिस्चार्जिंग, यानी अनावेशित सेल है। अनावेशित मतलब इसको चार्ज नहीं कर रहे हैं, इससे करंट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? सेल से धारा ली जा रही है, सेल से धारा ले रहे हैं, सेल से धारा ले रहे हैं। करंट इज गिवन बाई सेल के द्वारा धारा ली जा रही है, सेल से धारा ले रहे हैं। उस सिचुएशन में E का वैल्यू V से ज़्यादा होगा। क्यों होगा? देखिए यहाँ से करंट ले रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से करंट आ रही है, तो ये क्लियर हुआ कि E का वैल्यू V से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि धारा जो होती है वो अधिक विभव से कम विभव की ओर बहती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, तो E का वैल्यू V से अपने आप ज़्यादा हो गया, सिंपल सी बात है। तो डिस्चार्जिंग केस की अपन बात करें, अनावेशित केस की अपन बात करें, जब सेल से धारा ले रहे हैं उस सिचुएशन में E का वैल्यू V से ज़्यादा होगा। तो अपन कहें E जो है ये टोटल E है, कहाँ कहाँ पर मतलब ड्रॉप हुआ, कहाँ कहाँ पर इसका पतन हुआ, तो हम बोलेंगे एक तो रेजिस्टेंस में हुआ V में, और एक सेल में हुआ जो कि IR के फॉर्म में होगा। तो ये E इज इक्वल टू V प्लस IR, ये अपने पास सेल इक्वेशन होती है इस सिचुएशन में। अच्छा, इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं E माइनस V इज इक्वल टू IR, सेल इक्वेशन। अच्छा, सेकंड केस इसके अंदर आता है चार्जिंग का केस, मतलब सेल को अपन चार्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चार्ज। सेल को अपन क्या कर रहे हैं? आवेशित कर रहे हैं, सेल को आवेश दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आवेश दे रहे हैं। उस सिचुएशन में क्या होगा? जैसे कि ये सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, EMF E है, इसको करंट दे रहे हैं, इसको चार्ज दे रहे हैं, इसको चार्ज कर रहे हैं। तो इसको चार्ज करें तो करंट इधर जाएगा, मतलब हम कहें बाहर का जो पोटेंशियल है ये ज़्यादा है, किससे? E से, तभी तो करंट बाहर से अंदर आ रहा है। क्लियर है इतनी बात है? तो इस सिचुएशन में V इज ग्रेटर देन E होगा। तो हम बात करें जो V होगा वो किस किस रूप में यहाँ पे ड्रॉप होगा, तो हम कहें एक तो E के रूप में ड्रॉप होगा, साथ में एक विभव पतन मतलब पोटेंशियल ड्रॉप इन सेल, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट है उस इलेक्ट्रोलाइट में भी ड्रॉप होगा, जो कि कितना होगा? IR होगा। क्लियर है? तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या बताना? देखिए V माइनस E इज इक्वल टू IR। तो अपने पास ये आ जाती है सेल इक्वेशन, दो फॉर्म के अंदर, एक इसमें और एक इसमें। अच्छा, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें सेल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यानी सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन। यहाँ पे दो प्रकार से कॉम्बिनेशन अपन देखेंगे। एक कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। और एक होगा अपने पास समांतर क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो कॉम्बिनेशन अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, श्रेणी क्रम की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? जैसे कि ये एक सेल है, यहाँ पे इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है, ये E1 है। यहीं पे अपन ने दूसरा सेल जोड़ दिया माइनस वाला प्लस से, इसका EMF E2 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, और इनको अपन ने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से। ठीक है, तो यहाँ से करंट अपन इसमें से ले रहे हैं, ये करंट आ रही है। चलिए, तो
तो यहाँ पे जैसे दो बातें अपने को क्वेश्चन के अंदर पूछता है, एक तो ई इक्वलेंट कितना होगा, तो ई इक्वलेंट होगा दोनों का एडिशन यानी E1 प्लस E2। अच्छा, सेकंड यहाँ पे पूछता है आर इक्वलेंट कितना होगा, तो आर इक्वलेंट कितना होगा, दोनों का एडिशन R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है, तो सीरीज में तो जुड़ जाते हैं प्रतिरोध। ठीक है, तो ई इक्वलेंट भी जुड़ गया और आर इक्वलेंट भी जुड़ गया। अगर यहीं पे कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार से होता कि ये सेल ऐसे है और ये सेल ऐसे है, ये E1 है और ये E2 है, मतलब माइनस वाला माइनस से जुड़ा हो या फिर प्लस वाला प्लस से कनेक्टेड हो, उस सिचुएशन में अगर बात करें कि जो ई इक्वलेंट होगा वो कितना होगा, उस सिचुएशन में ई इक्वलेंट जो भी ज़्यादा होगा उसमें से दूसरा घट जाएगा, यानी E1 माइनस E2 होगा या फिर E2 माइनस E1, दो में से एक होगा अगर इस फॉर्म में है तो। क्लियर। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में अपने को पूछता है ई इक्वलेंट का वैल्यू और आर इक्वलेंट का वैल्यू। और अगर यहाँ पे दोनों को, जो यहाँ पे अपन ने सेलों को जोड़ा है, इनमें इस प्रकार से कर दें कि माइनस वाला माइनस से जोड़ दें या प्लस वाला प्लस से जोड़ दें, तो अपने पास जो ई इक्वलेंट आएगा वो एक में से दूसरा घट जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में श्रेणी क्रम संयोजन में सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में ई इक्वलेंट E1 प्लस E2 या फिर E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 होता है, और आर इक्वलेंट का वैल्यू तो कितना होता है, R1 प्लस R2 ही होता है। क्लियर है इतनी बातें। अच्छा, अब इसमें सेकंड अपन बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम संयोजन की। किसकी बात कर रहे हैं, समांतर क्रम संयोजन की। तो समांतर क्रम संयोजन की अपन बात करें तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, जैसे ये एक सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ये दूसरा सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, ये E1 है और ये E2 है। ठीक है, इनको अपन ने कनेक्ट किया है एक प्रतिरोध से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से, ठीक है। यहाँ से करंट I1 आया और यहाँ से करंट I2 और यहाँ पे टोटल I यानी I1 प्लस I2। चलिए, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट मिल गए, 3 तार मिल गए एक पॉइंट पे, तो ये जंक्शन हो गया, संधि हो गया, इसलिए करंट का वैल्यू अलग अलग होगा। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन में भी सेम अपने को पूछता है, एक तो ई इक्वलेंट, तो जो ई इक्वलेंट होता है ध्यान रखना, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे वापस R1, यहाँ पे वापस R2 करना, यहाँ पे E2 कर देना और यहाँ पे E1 कर देना, ये होता है ई इक्वलेंट। आर इक्वलेंट की बात करें, दो रेजिस्टेंस गिवन है, दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, समांतर क्रम में, तो ये आता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये हो जाता है अपने पास किस कॉम्बिनेशन में, समांतर क्रम संयोजन में से पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्वलेंट और ई इक्वलेंट। तो क्वेश्चन के अंदर मतलब डायग्राम बना होता है और अपने से ई इक्वलेंट और आर इक्वलेंट निकलवाता है कि बताओ ई इक्वलेंट कितना आएगा या आर इक्वलेंट कितना आएगा। तो ये अपने पास सेल था, सेल का कॉम्बिनेशन था। अब अपन बात करेंगे किरचॉफ के नियम की। किसकी बात करेंगे, किरचॉफ के नियम की। देखिए टॉपिक क्या आता है, किरचॉफ नियम। कौन सा नियम, किरचॉफ नियम, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ नियम, कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। कितने, 2 नियम हैं। एक नियम है जिसे अपन KVL बोलते हैं और एक नियम है जिसे अपन KCL बोलते हैं। ठीक है, KCL होता है एक तो, और एक क्या होता है, KVL होता है, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसको अपन धारा नियम बोलते हैं और इसको अपन बोलते हैं वोल्टता नियम। वोल्टता नियम, धारा नियम है, इसी को अपन संधि नियम यानी जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, और वोल्टता नियम को अपन बोलते हैं लूप नियम। क्या बोलते हैं, लूप नियम। अच्छा देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं पहले नियम की, किरचॉफ फर्स्ट लॉ की। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, KCL की अपन बात करें, किरचॉफ करंट लॉ, धारा नियम। और ये किस प्रकार से होता है, इसका जो फॉर्मूला है समेशन I इज इक्वल टू 0, मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। KVL की बात करें, किरचॉफ वोल्टता नियम, वोल्टता नियम,
लूप नियम जिसे अपन बोलते हैं, ये होता है समीशन v इज इक्वल टू 0। वोल्टाओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पे साइन कन्वेंशन आता है अपने पास, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। तो जैसे साइन कन्वेंशन अपन बात करें KCL के लिए, किरचॉफ करंट लॉ के लिए बात करें, किरचॉफ धारा नियम के लिए, तो जो करंट है, जो धाराएं हैं वो जंक्शन बिंदु की ओर आ रही हैं। करंट कमिंग टुवार्ड्स द जंक्शन, कमिंग टुवार्ड्स द जंक्शन, टुवार्ड्स द जंक्शन, टेकन टू बी पॉजिटिव, टेकन टू बी पॉजिटिव, टेकन टू बी पॉजिटिव, एंड लिविंग फ्रॉम द जंक्शन, लिविंग फ्रॉम द जंक्शन, लिविंग फ्रॉम द जंक्शन, टेकन टू बी नेगेटिव, टेकन टू बी नेगेटिव। मतलब धाराएं जो संधि बिंदु की ओर आ रही हैं उनको अपन पॉजिटिव लेते हैं, और जो धाराएं जा रही हैं उनको अपन लेते हैं नेगेटिव। क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो किरचॉफ करंट लॉ के लिए अपने पास साइन कन्वेंशन ऐसे होता है। KVL के लिए अपन बात करें, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए, तो जैसे कि एक सेल है, उस सेल में लूप की डायरेक्शन इस प्रकार से है, तो प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर, तो यहाँ पे माइनस ई आता है, और माइनस से प्लस, मतलब माइनस से प्लस की ओर लूप है तो प्लस ई आता है। क्लियर? अच्छा, सेकंड यहाँ पे अपने पास अपन बात करें, ये तो सेल की बात हो गई। सेल के अलावा अपने पास आता है एक रेजिस्टेंस, हालांकि कैपेसिटर में भी बात कर सकते हैं, लेकिन अपने लेवल के अनुसार रेजिस्टेंस और सेल। करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, तो धारा की दिशा में अगर लूप है तो माइनस IR पोटेंशियल डिफरेंस, और अपोजिट है तो प्लस IR। ये साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी होती है किरचॉफ के नियम के लिए। चलिए, ये किरचॉफ के नियम थे। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज। कौन सा ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु के अंदर क्या होते हैं? 4 रेजिस्टेंस होते हैं। कितने रेजिस्टेंस? 4 रेजिस्टेंस। इसमें से एक रेजिस्टेंस जो होता है उसे अपन अननोन बोलते हैं, मतलब जिसका वैल्यू नहीं पता होता, और इसका वैल्यू अपन निकालते हैं। ये अपने पास फॉर्मूला होता है P/Q इज इक्वल टू R/S, और यहाँ पे S होता है अपने पास अननोन रेजिस्टेंस, यानी अज्ञात। कैसे होता है ये सर्किट? कुछ इस प्रकार से ये सर्किट होता है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर दिया होता है, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस होता है, ये इस प्रकार से ये, और इनको अपन जोड़ देते हैं एक सेल से। इस प्रकार से सेल से ये कनेक्टेड होता है। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। जब IG इज इक्वल टू 0 है, क्या है? IG मतलब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि VB इज इक्वल टू VD, मतलब पॉइंट B पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल होगा, वो पॉइंट D के सेम होगा। कारण क्या है? क्योंकि करंट जो होती है वो हायर से लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है। यहाँ पे करंट नहीं बह रही, इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल सेम है, इसलिए करंट नहीं बह रही, इसलिए करंट पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के इक्वल, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के इक्वल। इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा वो R के इक्वल, मतलब R के डिवाइड में, यहाँ के डिवाइड में, मतलब Q का S के डिवाइड में। इसको अपन सोल्व करें तो वापस से अपने पास फॉर्म यही बनेगी P/Q इज इक्वल टू R/S। सर्किट दिया होगा, इसमें अपने को करना क्या है? इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, और S अननोन होता है, उसकी वैल्यू अपन निकाल लेंगे। जैसे S की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? S की वैल्यू अपने पास आ जाएगी Q/P मल्टीप्लाई R। सही है क्या? Q/P मल्टीप्लाई R। S की वैल्यू चाहिए, S इधर ले गए तो Q/P मल्टीप्लाई R हो गया, राइट है? QR/P। चलिए, तो ये S अननोन रेजिस्टेंस था, इसकी वैल्यू अपन व्हीटस्टोन ब्रिज से निकाल सकते हैं, व्हीटस्टोन सेतु से निकाल सकते हैं। सेकंड यहाँ पे जो अपने पास टॉपिक आता है, उस टॉपिक की बात करें तो सेकंड टॉपिक अपने पास मीटर ब्रिज। कौन सा ब्रिज? मीटर ब्रिज, मीटर सेतु।
तो मीटर सेतु क्या है? मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। देखिए मीटर सेतु में क्या होता है कि 2 एल टाइप की स्ट्रिप होती हैं, एल शेप में तांबे की पट्टियां होती हैं, एक आई शेप में पट्टी होती है इस प्रकार से, और यहाँ पे एक वायर होता है जिसकी लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर। कितनी? 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू अपने को पता होती है, रेजिस्टेंस बॉक्स से अपन लेते हैं। यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू अपने को नहीं पता होती, यही अपने को निकालना होता है। यहाँ पे सेल लगा होता है जिसमें से करंट इसमें फ्लो होती है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है और गैल्वेनोमीटर से एक जोक की विसर्पी कुंजी लगी होती है जिसको अपन इसके ऊपर स्लिप करते हैं, फिसलाते हैं, और उस पॉइंट को नोट करते हैं जिस पर IG 0 हो जाए। जहाँ पर IG 0 हो जाएगा उस सिचुएशन में यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के इक्वल और यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के इक्वल। मतलब उस सिचुएशन में अगर बात करें तो रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस R यहाँ का रेजिस्टेंस जैसे कि जो लेंथ होगी उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ का रेजिस्टेंस हो जाएगा अपने पास 100 माइनस एल। कितना? 100 माइनस एल। यही तो बची है लेंथ, ये एल है तो ये कितनी बची? 100 माइनस एल। तो IG इज इक्वल टू 0 होगा उस केस में R अपॉन एल होगा। ठीक है, और S अपॉन 100 माइनस एल होगा। अपने को S की वैल्यू निकालनी होती है तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 माइनस एल अपॉन एल मल्टीप्लाई R। ये अपने पास अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी किसके लिए? मीटर ब्रिज के लिए, मीटर सेतु के लिए। क्लियर है? 100 माइनस एल अपॉन एल मल्टीप्लाई R। तो मीटर सेतु में अपने को अननोन रेजिस्टेंस यानी अज्ञात प्रतिरोध पूछता है। ये L क्या है? ये संतुलित लंबाई है। क्या है? संतुलित लंबाई यानी बैलेंसिंग लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ, संतुलित लंबाई। मतलब यहाँ पे जो है अपने पास जो इस लंबाई पर जो IG है, मतलब गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो 0 हो गया, तो ये जो लेंथ होती है इसे बैलेंसिंग लेंथ कहते हैं यानी संतुलित लंबाई कहते हैं। तो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है अपने पास पोटेंशियोमीटर, और ये अपने पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। टॉपिक है पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी। क्या बोलते हैं इसे? विभव मापी। पोटेंशियोमीटर, विभव मापी इसे अपन कहते हैं। क्या बोलते हैं? विभव मापी। चलिए, विभव मापी क्या होता है? ये विभव को मापने का एक उपकरण है। तो विभव को मापने के लिए अपन मतलब पोटेंशियल को मेजर करने का उपकरण है। तो पोटेंशियल को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर ही है। तो इसकी क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि ये जो होता है ये एक्यूरेसी के साथ में, एक्यूरेसी के साथ में, शुद्धता के साथ में क्या करता है? विभव का मापन करता है, शुद्धता के साथ। ठीक है, विद एक्यूरेसी ये क्या करता है? पोटेंशियल को मेजर करता है। इसके 3 यूज हैं, 3 उपयोग यहाँ पे अपन इसके देखते हैं। 3 यूज हैं। एक है EMF यानी विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में, एक है इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में, और एक है EMF को कंपेयर करने में यानी तुलना करने में। 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में इसका यूज किया जाता है। इसका जो प्रिंसिपल है, कंसेप्ट है, वो क्या है? इसका प्रिंसिपल है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, विभवांतर होगा, पोटेंशियल ड्रॉप, विभव पतन, या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, विभवांतर जो होगा, वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा यानी लंबाई के। किसके? लंबाई के। चलिए, कैसे ये प्रिंसिपल होगा उसकी बात करें तो जैसे इसमें क्या होता है कि 2 सर्किट होते हैं, एक प्राइमरी सर्किट होता है और एक सेकेंडरी सर्किट होता है। किसमें? विभव मापी में। जो प्राइमरी सर्किट होता है इसमें एक सेल लगा होता है जिसका EMF E होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस R होता है। इसी में अपने पास ये विभव मापी का तार होता है जो कि 7 से 10 मीटर लंबा होता है और 1-1 मीटर के सेगमेंट के अंदर होता है, 1-1 मीटर के पार्ट के अंदर होता है ये। ठीक है, जैसे कि ये अपने पास वायर हो गया,
ये पोटेंशियोमीटर का वायर है, विभव मापी का तार है, इसे बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। इससे करंट जैसे आई आ रही है, ये करंट इस वायर में से जा रही है, फिर यहाँ से होके ये रियोस्टेट यानी धारा नियंत्रक प्रतिरोध में से होके निकल रही है। तो ये प्राइमरी सर्किट में अगर बात करें आई का वैल्यू कितना, तो हम बोलेंगे V/R। तो E हो गया, R कितना, एक तो स्मॉल r है, एक इसका R है कैपिटल R, और एक हो गया +RH। ठीक है, यहाँ पे ये कैपिटल R ये क्या है, तार का प्रतिरोध है। क्या है, तार का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर है। ठीक है, आई का वैल्यू ये आ जाएगा। तो इसका कंसेप्ट ये कहता है कि अगर VAB की बात की जाए तो ये VAB जो होगा इसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा यहाँ की लंबाई के। तो लेट इसकी लंबाई कितनी है, कैपिटल L है, कितनी है, कैपिटल L। कैपिटल L इस तार की लंबाई है, तो VAB A और B के बीच में पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा या पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, यानी VAB इज प्रोपोर्शनल टू L। अच्छा, जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है जिसे अपन x बोलते हैं, VAB इज इक्वल टू XL, और ये x जो होता है इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी विभव प्रवणता, विभव प्रवणता इसको अपन बोलते हैं। क्लियर है। x का जो वैल्यू होता है, किसका, x का, तो वो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे VAB/L हो गया। ठीक है, VAB क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द वायर, एंड L है लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, क्लियर। तो ये होगा अपने पास इसका प्रिंसिपल, और ये हो गया इसका प्राइमरी सर्किट। अब अपन जैसे इसके यूज की बात करते हैं, यूज यानी एप्लीकेशन की बात करें, किसकी बात करें, एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग की अपन यहाँ पे बात करते हैं, एप्लीकेशन की, अनुप्रयोग की। एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन आता है इसका EMF ज्ञात करने का। कौन सा, EMF ज्ञात करने का। फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं EMF वाले की। EMF अपन निकालते हैं। देखिए ये अपने पास जैसे कि सेल है प्राइमरी, क्लियर, और ये E है, ये R है, ये RH है, रियोस्टेट है, ये वायर है अपने पास AB, क्लियर। यहाँ से अपन क्या कर देते हैं, सेल जोड़ते हैं, और यहाँ से गैल्वेनोमीटर और एक विसर्पी कुंजी यानी जो कि अपन यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ये सर्किट प्राइमरी सर्किट होता है, और इससे अपन बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। इसका EMF E है जो कि अपने को निकालना है, वो अपन यहाँ पे निकालते हैं। देखिए क्या करते हैं कि ये जो की है इसको यहाँ पे इस प्रकार से डिस्प्लेस करते हैं, खिसकाते हैं, और वो पॉइंट नोट करते हैं जहां पे IG 0 हो गया। लेट पॉइंट J है जहां पे IG 0 हुआ, उसकी लेंथ यहां से नाप लेते हैं। लेट वो लेंथ कितनी है, L है। तो यहां पे L क्या है, बैलेंसिंग लेंथ है। क्या है, बैलेंसिंग लेंथ यानी संतुलित लंबाई है। क्या है, संतुलित लंबाई। अच्छा, इस सिचुएशन में अगर मैं पूछूं VAJ कितना होगा, A और J के मध्य विभवांतर, तो आप बोलोगे XL होगा। रीजन, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि VAJ जो होगा प्रोपोर्शनल टू L होगा, और जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट X आ जाएगा, यानी VAJ XL होगा। अच्छा एक बात बताओ, जब IG 0 है, इसमें से करंट नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल, मतलब E का वैल्यू किसके इक्वल, VAJ के इक्वल। कब, जब IG क्या हो, 0 है। उस सिचुएशन में VAJ क्या होगा, E के इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार से E का वैल्यू कितना आ जाएगा, XL। L का वैल्यू अपन निकाल ही लेंगे भाई, कितनी लेंथ पर अपने पास IG 0 आ रहा है। X का वैल्यू पहले निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब इस प्रकार से EMF का वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो EMF का वैल्यू क्या होगा, E बराबर XL होगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट इसके दो यूज और हैं, एक तो है इंटरनल रेजिस्टेंस का, और एक है अपने पास EMF आंतरिक प्रतिरोधों की तुलना, EMF की तुलना करने का। तो सेकंड इसका जो यूज है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है अपने पास E/V माइनस 1 कैपिटल R। अच्छा, सर्किट में क्या होता है, सर्किट में यहाँ पे अपने पास एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। यहाँ पे एक कुंजी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कुंजी की, और उसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पे करते क्या है, E के लिए बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं। जैसे E के लिए लेंथ आ गई L1 यानी XL1।
फिर इस रेजिस्टेंस बॉक्स से लिए गए रेजिस्टेंस के लिए अपन बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं, मतलब यहाँ से जो रेजिस्टेंस लेंगे उसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V, तो उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ जैसे L2 आ गई XL2, तो R का वैल्यू क्या हो जाता है L1 अपॉन L2 माइनस 1। यहाँ पे कैपिटल R ना लेके R डैश लेंगे क्योंकि कैपिटल R अपन ने AB का प्रतिरोध माना है, जबकि यहाँ पे जो V मतलब है R आएगा वो R कौन सा आएगा, R डैश आएगा। ये बता रखा है मैंने, ठीक है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाता है यहाँ पे। थर्ड यहाँ पे जैसे कि EMF की तुलना करें, किसकी तुलना करें, EMF, उसके लिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ से एक और सेल जोड़ देते हैं, इसका E1 है EMF, इसका E2 है, और यहाँ से गैल्वेनोमीटर होता है। फिर अपन क्या करते हैं, E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं, जैसे E1 के लिए XL1 आ गया। फिर E2 के लिए निकालते हैं, जब E2 के लिए निकालना है तब इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, तो इसके लिए XL2 आ गया। दोनों का अगर रेशियो ले तो अपने पास E1 अपॉन E2 आएगा, जो कि कितना आएगा, L1 अपॉन L2 आएगा। यहाँ से अब अपन ये बता कर सकते हैं, बता भी सकते हैं कि किसका वैल्यू ज़्यादा होगा। जिसके लिए लेंथ का वैल्यू ज़्यादा मिलेगा उसके लिए EMF ज़्यादा होगा। और अगर जैसे कि दो लेंथ दे दी जाए, एक EMF दे दिया जाए, तो तीसरा EMF अपन निकाल सकते हैं। दो EMF दे दे और एक लेंथ दे दे तो अपन दूसरी लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो अपने पास तीन फॉर्मूलाज पोटेंशियोमीटर को लेकर होते हैं। एक फॉर्मूला तो ये है, एक फॉर्मूला ये है, और एक फॉर्मूला अपन ने निकाला जो कि कितना आया, E = XL, और X क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, VAB अपॉन इसकी टोटल की लेंथ। तो ये अपने पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर था और कंप्लीट चैप्टर अपन ने डिस्कस कर लिया। स्पीड इसलिए लिया क्योंकि एक तरह से अपन रिवीजन कर रहे हैं, सारा का सारा रिवाइज कर रहे हैं। क्लियर है? आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर है। चलो, वीडियो यूज़फुल रहेगा, इसी उम्मीद के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।